25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में अब एम फैक्टर पर वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। इस बिसात पर ममता और ओवैसी के बीच जहां शय और मात का खेल शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगाया। 6000 करोड़ के मदरसा बजट का पीएम ने हिसाब मांगा। पलटवार में ममता बनर्जी ने बदले की हुंकार भरी, कहा कि दिल्ली की लड्डू से यहां सत्ता नहीं मिलेगी। दिल्ली की फौज को बंगाल से खदेड़ने का दावा उन्होंने किया, लेकिन इस सियासी जंग में बड़ा ट्विस्ट ओवैसी ला रहे हैं, जो बंगाल के मुसलमानों को मजबूरी के वोट से बाहर निकालकर लीडरशिप की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। मदरसों के लिए टीएमसी ने 6000 करोड़ का बजट दिया है। যতই করো হামলা তৃণমূল জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা হবে সাইয়ারের বদলা। बंगाल के मुसलमानों का सौदा मजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। वोट डालने से पहले ये देख लो कि बीजेपी को जरूर हराना है। क्या पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम में इस बार एम फैक्टर सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा? क्या इस चुनाव में एम फैक्टर पूरी लड़ाई की धुरी बन चुका है? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी और टीएमसी पर खास वोट बैंक के तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। पलटवार में ममता ने साफ कर दिया, बीजेपी के हर हमले का जवाब बदले से दिया जाएगा। तो दूसरी ओर ओवैसी अकलियतों के बहाने सीधे मोदी और ममता को टारगेट कर रहे हैं। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6000 करोड़ रुपए का बजट दिया। मदरसों के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट, लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। যতই করো হামলা এবার হবে বদলা, যতই করো হামলা তৃণমূল জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা হবে সাইয়ারের বদলা, যতই করো হামলা হবে এনআরসির বদলা, যতই করো হামলা হবে ডিটেনশনের বদলা। ममता बनर्जी और टीएमसी, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस बंगाल में कमजोर और मजलूम समाज को उनकी लीडरशिप बनाकर ही दम लेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी सीधे तौर पर ममता और मोदी को एक ही सिक्के के दो पहलू बता रहे हैं। जबकि ममता खुद को बंगाल की अस्मिता की रक्षक बता रही, वो दावा कर रही कि 2026 में टीएमसी 226 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दूसरी ओर अमित शाह ने ऐलान किया, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध लगा देंगे। जबकि तीसरा मोर्चा खोले ओवैसी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी वाली बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं। 26-এ আমরা 226টার বেশি সিট পাবো, এটা জেনে রাখুন। ওই দিল্লির ফোর্স দিয়ে আর দিল্লি का লাড্ডু দিয়ে বাংলাকে দখল করা যাবে না। 550 साल के बाद राम मंदिर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी। ये ममता दीदी इसका विरोध करती थी और अपने ही चेले चपाटे को बंगाल के अंदर आगे कर बाबरी मस्जिद बना रही। दीदी लोग बताए किसी को 4 शादी की छुट्टी होना चाहिए क्या?
आप 5 तारीख को भाजपा सरकार बना दो, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर 4 शादी पर प्रतिबंध लगा दें। बीजेपी को रोकना है। बीजेपी का एजेंडा फासिस्ट एजेंडा है। बीजेपी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वाली है। वोट डालने से पहले ये देख लो कि बीजेपी को जरूर हराना है इंशाअल्लाह ताला। मोदी को आरएसएस के उनके नापाक अज़ाइम में शिकस्त देना है। बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में नया उबाल ला दिया है, लेकिन घुसपैठ और तुष्टीकरण पर टीएमसी को घेर रही बीजेपी ने बंगाल की लड़ाई को इस बार सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि बंगालियों के वजूद और अस्मिता की जंग बना दिया। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। बंगाल चुनाव की ये तस्वीर साफ कर रही है, आने वाले दिनों में जंग और तीखी होगी, क्योंकि चुनावी लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि पहचान और प्रतिनिधित्व की है। तो सवाल है, क्या ममता अपना खास वोट बैंक बचा पाएंगी? क्या बीजेपी का एंटी तुष्टीकरण कार्ड बंगालियों को एकजुट कर पाएगा या फिर ओवैसी का मजलिस फैक्टर खेल बिगाड़ देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सतीश के सिंह सर हैं वरिष्ठ पत्रकार, इमरान सोलंकी एमआईएम के बंगाल के प्रेसिडेंट हैं, वो जुड़ेंगे, और स्वयं पुरोहित टीएमसी के नेता और प्रवक्ता हैं। आपसे थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ पैनल पर जुड़ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सतीश सर, जो बयान आपने सुने, अब ये मान लें एक ही मुद्दा है बंगाल के चुनाव में, वो है तुष्टीकरण, मदरसों का बजट, यूसीसी, घुसपैठ, और यही तय करेगा जो पिछली बार भी कमोबेश ये एम फैक्टर देखने को मिला था। देखिए, पिछली बार भी तो यही लगभग फैक्टर थे, इसमें कोई बदलाव तो हुआ नहीं है। एक दूसरी बात आपने कहा एम फैक्टर, मैं सारा एम ही से है, सब लोग एम ही से है, खाली इस बार थोड़ा अमित शाह ज्यादा एएस, वो एक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा ये है कि मैं मानता हूं कि जो तुष्टीकरण है ये वगैरह फैक्टर और मतलब बुलंद होता अगर ये हुमायूं बम नहीं फूटता। ओवैसी जी पहले से वहां जरा ज्यादा बुलंद रहते तो ये ज्यादा बीजेपी को फायदा करता। तो एक 3 बात ये हो गई। चौथी बात ये है कि भाई देखिए, ये असाधारण चुनाव है। अगर भाजपा ने जीतने का पूरा मन बना लिया है तो आजकल तो कहीं भी जीत जाती है, तो वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जमीन पर एक बात है कि चुनौती होने के बावजूद, तमाम चुनौती होने के बावजूद अभी भी मुझे लगता है कि ममता प्लस में। रीजन बताता हूं, कारण 10,000 रुपए बीजेपी वालों ने दिए नहीं यहां पर, जैसा बिहार में दिया था, दिलवाया था। तो कुछ इस ढंग का 10, 12, 14 हजार दिलवाते तो ये बंगाल में बड़ा काम आता। मैं आपसे सही बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बंगाल में काम आता। लेकिन अभी अब 3,000 रुपया वाला एक वायदा किया है, तो ममता तो वहां पैसा तो जितना उनके पास है सरकार के पास तो बौछार किए रहती है, खासतौर से महिलाओं में। पांडे जी, क्या है कि अभी थोड़ा सा एक जबरदस्त एक सत्र बुलाया गया है संसद का, उस तक हम इंतजार करेंगे कि बड़ा इसकी टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है महिला रिजर्वेशन को लेकर। सर करीब 1.5 मिनट आपके विश्लेषण का हुआ, और पॉलिटिकल गेस के होने के बावजूद एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते मैंने आपसे डिबेट की शुरुआत इसलिए की कि आप शायद एक ईमानदार पर्सपेक्टिव दें। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि बीजेपी जहां चाहती है चुनाव जीत जाती है, तो सर ये पत्रकार वाला नैरेटिव या विश्लेषण नहीं लगता है, फिर ये नेता का नैरेटिव ज्यादा लगने लगता है। देखिए, मैं आपसे पांडे जी ये कह रहा हूं, आपने जब मौका मुझे दे दिया है कि 10,000 रुपया सब लोग तो नहीं दिलवा सकता, पहला बात, दे भी नहीं सकता। दूसरी बात कि भाई जिस तरह का बीजेपी बिसात बिछाती है, अब कितनों ये लोग कह लें कि हुमायूं कबीर ओवैसी से इनका कोई लेना देना नहीं है, कौन यकीन करेगा? आप मुझे अगर ईमानदार पत्रकार कहते हैं तो आप भी बताइए कि ये है या नहीं है। सर मैं तो ईमानदारी तब मानूंगा जब आप साबित कर दें, जब आप साबित कर दें। अगर पत्रकार भी पॉलिटिकल नैरेटिव के आधार पर चलने लगे सर, तो फिर छोड़ देते हैं पत्रकारिता।
नहीं मैं भी छोड़ देता हूं, आप भी छोड़ देते हैं, चल के नेतागिरी करते हैं, कोई कैडर ज्वाइन कर लेता है। तो आपको करना पड़ेगा ना, नैरेटिव का विश्लेषण तो आपको करना पड़ेगा। हाँ तो सर ठीक है, विश्लेषण ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा विश्लेषण करने का तरीका सर आपसे बहुत जूनियर हूं, लेकिन ये कहता है कि अगर कुछ साबित हो जाए आपके हिसाब से तो फिर ओवैसी बाकी सब जगहों पर चुनाव लड़ना छोड़ दे, क्योंकि वहां से बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए बिहार में लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, बंगाल में भी नहीं लड़ते क्योंकि बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो बता नहीं, अब वो अपना फायदा कराने के लिए लड़ते हैं और कहीं और से आते हैं, लाए जाते हैं और बड़ी खास जगहों पे जाते हैं। ठीक है, चलिए राधिका, दूसरी बात, हाँ, ठीक है, एक बात आप ही से मैं उल्टा सवाल करता हूं कि जरा ये बता दीजिए, चाहे यहाँ कोई बता दे कि भाई इतना जद्दोजहद करने के बाद, मैं मानता हूं कि जो वोट कटे होंगे, अवैध होंगे, सब इधर उधर चले होंगे, विस्थापित हो गए होंगे, इतना सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, 27 लाख वोट तब भी रह गए। वो जो 27 लाख वोट हैं, हम कैसे मान लें कि वो सारे अवैध हैं? ठीक है सर, ये तो एक हुआ ना कि भाई नहीं ठीक है सर, राधिका रिप्लाई करेंगी, लेकिन एक सवाल कहते हुए राधिका को टॉस कर रहा हूं, तो हम कैसे मान लें कि वो सारे 27 लाख वैध ही थे सर? मैं कैसे मान लूं कि कई लोगों का 2 जगह पर नाम नहीं था? मैं कम से कम यूपी में निकल जाऊं सर, यूपी में हूं, पूर्वांचल से हूं, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं, जो लोग जो है वो शहर में भी है, गांव में भी है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वो डिबेट अलग है। राधिका विल रिप्लाई, राधिका बोलिए। सभी को नमस्कार। यहाँ पे कई सारी बातें बोली, कई सारी खिचड़ी बनाई सतीश जी ने कहा हुमायूं कबीर एक प्लेयर है, एक नैरेटिव बन रहा है, बिल्कुल जैसे एक नैरेटिव बनता है, कांग्रेस पार्टी सतीश के सिंह जी को पैसे भेजती है और वो उस हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं, ये कहने की कोशिश करते हैं और बोलने की कि हुमायूं कबीर और ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ओवैसी कर रहा है, ऐसे ही नैरेटिव सेट होता है और वो हमने देखने को मिल गया। क्योंकि ऐसे ही हुमायूं कबीर का भी एक वीडियो सामने आया था, उसने कहा कि उसको भाजपा ने पैसे दिए, वैसे ही मैं कह रही हूँ कि सतीश के सिंह को रोज कांग्रेस ऑफिस से डेली के हिसाब से सुबह जैसे ही टॉपिक सेट होते एक पैकेट पहुंच जाता है, सुप्रिया भेजती है, पवन वो जाने आजकल तो पवन हवा कांग्रेस में रही है, सुनिए ना, आप कांग्रेस में रही हैं, ये भी बता दीजिए कि कितना आता है। मैं कांग्रेस में नहीं हूं, फिर भी मुझे कांग्रेस में क्या हो रहा है कांग्रेस वालों से ज्यादा पता है, यही सोचने की बात है, क्योंकि कांग्रेस में लीकेज है। अब देखिए मैं कितनी तकलीफ हुई, इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं पैसे नहीं लेता, इनको तकलीफ हुई कांग्रेस। तो जो मैंने पॉइंट उठाया कि वहां से नैरेटिव सेट करने के लिए पैकेट आता है, मैंने तो पैकेट की बात करी। अब पैकेट में तो कुछ भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकती है सतीश जी, अब आपके ऊपर है, आप खुद वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये तिनका नहीं पूरा का पूरा डंडा निकला। खैर मैं आपके बीच में नहीं बोली थी सतीश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, या तो आप बोल रहे या मैं बोल लेती हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोली। दूसरी बात, यहाँ पे बात हुई टाइमिंग को लेके, महिला आरक्षण बिल को लेकर, तो बेटियां ना 70 साल से इंतजार ही कर रही हैं कि कब आप लोगों का टाइमिंग आएगा और कब आपके जैसे तथाकथित पत्रकार सोनिया गांधी से सवाल पूछेंगे कि जो सोनिया गांधी जी जो 1998 से सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, तब से 1998 से आज तक वो, और अप्रैल में ही बनी थी, आज तक पार्टी उन्हीं के कहने पे चल रही है। 2 सरकारें उन्होंने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई, उनके साथ यही समाजवादी पार्टी, यही आरजेडी, सब के सब थे, लेकिन आज तक महिला आरक्षण बिल नहीं आया। और आप यहाँ पे आके टाइमिंग, और आज एक लेख तो आया 24 घंटे पहले, सोनिया जी का एक लेख आता है कि वो भी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे, देखे ये भी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे। भाई टाइमिंग पे तो मैं सवाल उठा रही हूँ कि 70 साल आप लोगों ने बेटी की आवाज क्यों नहीं बने, क्यों नहीं चाहा आपने कि बेटी सदन में आए? हम चाह रहे हैं तो आपको उससे भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि तकलीफ आपको बेटी के आगे आने से। अच्छा ठीक है, तीसरी बात, इन्होंने एक और बात कही कि बीजेपी चाहती है कहीं पे भी चुनाव जीत जाती है। भाई जहां तक मुझे पता है, आज ही 2 लोग, एक का नाम राकेश जी, मालदा में जो वायलेंस हुआ था और जुडिशियल ऑफिसर्स को पीटा गया था और उनका अटैक किया गया था, उसमें एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आसिफ शेख और दूसरा शहादत हुसैन, दोनों पकड़े गए हैं। कांग्रेस और टीएमसी जो वैसे सेंटर में ठगबंधन में साथी हैं, अभी यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं कि अलग अलग है, तो वो पकड़े गए हैं। तो जाहिर सी बात है हिंसा पे वही महात्मा गांधी जी के पार्टी उतरी है। मैं आगे बढ़ूं सतीश सर, आपने बार-बार इशारा किया, शार्प 30 सेकंड सर, शार्प 30 सेकंड। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं राधिका जी, 70 साल तो सच में हम लोगों ने इंतजार किया। आप भी या तो 23 या 29 को करवा लेती ये सेशन, या फिर 70 दिन और वेट कर लेती। क्यों करें इंतजार हम लड़की, और
क्योंकि आप नहीं चाहते। आप लोग महिलाओं को कैसे ट्रीट करते हैं। अच्छा ठीक है, महिला की बात आई गई है महिला राधिका जी, कांग्रेस के अध्यक्ष ने बता दिया ना, ठीक है, इसीलिए उसको भी बेचारी को टिकट नहीं मिली, इसीलिए जरूरी है। तो आप तो मेरे बिल्कुल सही, आज सही निशाने पे तीर गया मेरा राकेश जी, कि पैकेट रोज सुबह पहुंचता है सतीश जी के पास। ठीक है, महिला की बात आई गई है। शुभ रास्ता, एक टिप्पणी आपकी भी हो जाए सतीश के सिंह सर पर, क्योंकि ये नैरेटिव की बातचीत आई। मैंने पूछा कि ये नेता वाला नैरेटिव ज्यादा लग रहा है। राधिका पैकेट को लेकर बीच में आई, ये भी कह रहे हैं 29 के बीच। आप कुछ टिप्पणी करेंगे इस पर? मंगवा दीजिए ना भाई कुछ हमारे लिए पैकेट, तो हम भी इनके तरफ ही बोलेंगे। ना हमें हम आपसे पैकेट देके भी कुछ नहीं अपनी तरफ बुलवाना चाहते हैं। आप उन्हीं को मुबारक, आप बंगाल में भिजवाइए, ठीक है, आप बंगाल में आप उन्हीं को मुबारक। ठीक है, शुभ रास्ता, शुभ रास्ता, शुभ रास्ता। अगर कीचड़ में रहे तो बढ़िया है। ठीक है, शुभ रास्ता जी। देखिए राकेश जी, दो बातें जो सतीश जी ने कही, मैं उन्हीं दो बातों का जवाब देते हुए, और जवाब क्या देना है उनको टिप्पणी करते हुए मैं अपनी बात आगे रखूंगी। देखिए, बंगाल को लेकर के एक बात कही गई कि भाई संसद का विशेष सत्र बुला करके 33% रिजर्वेशन वाले बिल को लाने की बात की गई, उस पर बात कर रहे थे सतीश जी। अब आप मुझे बताइए कि वो ममता बनर्जी और वो पार्टी जहां पे सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष जैसी, इनकी भाषा में कहें तो धाकड़ महिला नेत्रियां हों, आपको लगता है कि वो बंगाल की जनता मोदी जी के 33% रिजर्वेशन पे पॉलिटिकली रिस्पॉन्ड करेगी? मैं ये प्रश्न सतीश जी से पूछना चाहती हूँ। मुझे तो इसका जवाब पता है, बंगाल की जनता को भी पता है। सतीश जी ईमानदारी से बोले कि क्या मोदी जी का ये पैकेज ममता बनर्जी के ने जो इन धाकड़ महिलाओं को भेजा है, जो सिर्फ संसद में बंगाल की बात रखती हैं, सिर्फ संसद में बंगाल की सड़कों की बात रखती हैं, बंगाल के स्कूल कॉलेजों की बात रखती हैं, सिर्फ बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर इश्यू से बात रखती है, क्या ये पैकेज उस पर भारी पड़ेगा? दूसरी बात ये की गई कि भाई ममता बनर्जी और तुष्टीकरण और तमाम इन चीजों को जोड़ करके एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बंगाल में बंगालियों के अलावा किसको रहने का हक है? यह बात ममता बनर्जी क्लियर करें। बंगाल बंगालियों का हो सकता है, बांग्लादेशियों का नहीं हो सकता। और बांग्लादेशियों का नहीं हो सकता तो बॉर्डर फेंसिंग की जो बात कई बार सेंटर अपनी तरफ से कह चुका है, उसमें ममता बनर्जी का स्पष्ट कोई बयान क्यों नहीं आता? ममता बनर्जी क्यों खुलकर नहीं कह सकती कि वो जिले जहां पर बिल्कुल घोषित रूप से अवैध अतिक्रमण हुआ है, जमीनों पे अतिक्रमण हुआ है, अपने भारत के बंगाल के संसाधनों पर अतिक्रमण हुआ है, जिससे बंगाल के जो गरीब लोग हैं वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, उस पर ममता बनर्जी की जबान क्यों बंद रहती है? तीसरी बात मैं बोलना चाहती हूं, क्योंकि ये दो मुद्दे सतीश जी ने उठाए, ये मेरे मुद्दे नहीं है। मैं दूर से देखकर जब बंगाल को देखती हूं तो मैं मोटा इकोनॉमी पे बात करना चाहती हूं। मैं मोटा बंगाल के उस इतिहास को देखती हूं जहां पर बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस और विश्वविद्यालय थे, जहां से रविंद्रनाथ टैगोर उनको नोबेल मिलता था, जहां से बसु थे, उनको फिजिक्स में नोबेल मिलता था। वो बंगाल कहां चला गया सतीश जी? लेफ्ट पे ठीकरा फोड़ा गया। लेफ्ट के बाद तो ममता बनर्जी की सरकार आई, पिछले दशकों से ममता बनर्जी की सरकार है। क्यों ऐसा नहीं है कि बंगाल का एक भी विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय नहीं हो सकता आज? ऐसा क्यों है कि बंगाल के युवाओं, एक छोटा रिप्लाई यहाँ भी सतीश सर का हो जाए, फिर स्वयं जी और इमरान भाई आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। बंगाल के युवाओं को कॉर्पोरेट नौकरी के लिए बंगाल में क्यों नहीं सुविधाएं हैं? 3 लाइन में उत्तर। पर मैं अंतिम बात बोलूंगी राकेश जी, अंतिम बात बोलूंगी महिला नेतृत्व पर। आज तक ममता बनर्जी ने किसी ऐसी नेत्री को आगे नहीं किया हो जो जमीन से उठकर आई हो और उन्होंने अपना परचम लहराया हो। ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी है जिन्होंने राइटर्स भवन के आगे प्रोटेस्ट किया था किसी एक रेप पीड़िता के लिए, और ये वही ममता बनर्जी हैं जो पार्क स्ट्रीट रेप होने के बाद ये वही ममता बनर्जी है। आरजी कार केस में शर्मनाक बयान आया है उनका। इसलिए महिला, देखिए पहला तो ये है कि उन्होंने पहले महिला वाला तो इन्होंने खुद ही उत्तर दे दिया है, महिला वाला तो दे दिया, इससे कितना फर्क पड़ेगा मुझे नहीं समझ में आता कि वहां भी एक बंगाल की बेटी चुनाव लड़ रही है और वो बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती है। ठीक है, उनका कहना कि बहुत तरह के उनको भी गड़बड़ियां उनमें रही है, वो बात सही है। तो अभी उन्होंने कहा कि बंगाल में जो हालात हैं पढ़ाई लिखाई के, तो सौराष्ट्र जी से ये भी पूछ लीजिए कि बंगाल से बाहर 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और सब मिला के पढ़ाई और रोजगार की क्या व्यवस्था, ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दे। और तीसरा
तीसरा, बंगालियों का जहां तक सवाल है, हाँ। बंगालियों का जहां तक प्रेफरेंस पहला होगा सुब्रास्ता नहीं जी, सर, वो मैं आपको नहीं थोड़ा सा आता हूं, होगी। 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। सुनिए, एक चीज कहते राधिका हुए जी शिवरास्ता होंगी, आऊंगा इसी वो पॉइंट पहले पर। सर बंगाली सुनिए, ही मैंने होगी। इसीलिए शुरू में कह दिया था कि आप सर नेता वाले नैरेटिव में ज्यादा फंस गए हैं, और इसलिए फंस गए नेता वाले नैरेटिव में ज्यादा कि सर अभी बंगाल चुनाव की बातचीत हो रही है, नेता कहते हैं कि यहां की बात क्यों कर रहे हो, चलो अब वहां की बात करो जब उनके अपने पर आती है। तो अभी सर बंगाल चुनाव की बातचीत हो रही है, करेंगे अगले साल यूपी की बातचीत। बात हो रही तो आप करियो ना। आप नहीं, मैं तो कर ही रहा हूं सर, मैं तो इसीलिए वहां पर खींच कर लाया। आप यहां पर कह रहे हैं ना कि नहीं बाकी राज्यों का, सर बाकी राज्यों का भी हिसाब लेंगे। अब स्वयं पुरोहित जी जो बात शिवरास्ता ने कही, आज तक आप हिसाब ही ले रहे हैं और ये लोग भी हिसाब देंगे। नहीं ठीक है सर, सब हिसाब किताब तो असली काम जनता करती है सर, असली काम जनता करती है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जो बात इन्होंने कही, बंगाल में बंगाली माइनॉरिटीज बन जाएंगे, यह बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, आप पर आरोप लगाए, और यही बात का इशारा शुभरास्ता भी कर रही है कि बंगाल बांग्ला के लोगों का हो सकता है, बांग्लादेशियों का नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए पहले तो आपने भी महिला बिल पर बात हो रही थी, मैं उसके बारे में इंदिरा गांधी जी का एक कोट बोलना चाहता हूं कि एक राष्ट्र की ताकत वास्तव में महिलाओं की स्थिति पर आपको देखनी होती है कि महिलाओं की उस देश में, उस राष्ट्र में कैसी स्थिति है। जिस राष्ट्र में 81 बलात्कार रोज हो रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। नवादा में जो हुआ और मणिपुर में जो हुआ उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। रेप को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बलात्कार को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक टूल की तरह। आज देश के प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, जहां बलात्कार होते हैं, एक बलात्कार जिस पीड़िता के परिवार वालों को कुछ भी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, यह नहीं होना चाहिए। आज भी देश में 81 बलात्कार एवरीडे हो रहे हैं और यह हम सब के लिए शर्म का विषय है। इसके बारे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राजनीति बलात्कार पर और महिलाओं के मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए। हमारी नेत्री ने करके दिखाया। आज भी चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो चाहे ग्राम पंचायत हो, हर जगह करीब 40% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन किसी भी पार्टी का है देश में। तो अब सुनिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक तो सर अलबत्ता ये महिला आरक्षण पर भी डिबेट नहीं है, चीजें आ जा रही हैं, आपने जवाब दिया, फिर डिबेट हो जाएगी, मैं आपके अकेले बंगाल में कोट करने लगूंगा तो नहीं आप करते रहिए, नहीं कहिए तो राधिका खेड़ा से इसका रिप्लाई करवाऊं आपको। जब इस विषय पर 25 मिनट आपने बात की है, नहीं सर 25 मिनट अलबत्ता तो शो शुरू हुए नहीं हुआ, तो 25 मिनट इस पर बातचीत नहीं हुई है सर। आपसे जो सवाल पूछा था उस पर आइए। 24 मिनट से 25वां मिनट है, सुन लीजिए। 4:50 से लेके अभी 5:25 हो रहे हैं, 5:15 हो रहे हैं सर। 58 पर मैंने पहला सवाल किया है। आप इसी टाइमिंग में अगर ये शो का टाइम खत्म करना चाहते हैं तो एक अलग बात है, तो फिर आइए इसी पर भी चर्चा कर लेते हैं। बंगाल में अकेले 27.5% से ज्यादा एसिड अटैक महिलाओं पर दर्ज किया गया है। कोई जवाब इसका? फिर आप कह देंगे केंद्र देखे लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय होती है। अब सुनिए, आप डाटा लेकर के बात करेंगे, कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी है, डाटा। अरे फिर वही बात है, मैं उस पर नहीं डिबेट करनी है भाई। आप आइए टॉपिक पर, आप आइए सर टॉपिक पर, उस पर नहीं, उस पर डिबेट ही नहीं करनी है मुझे, आज का विषय नहीं है। आप एक बात आई, आपने खोज किया, मैंने कहा मूल सवाल पर आइए। अच्छा आप बताइए, आप कहीं किसी पर एसिड अटैक होता है, वो आरोपी क्या बाजार में घूम रहा है क्या कि जेल के अंदर में है? फिर वही बात है सर, मेरी टॉपिक बात का जवाब दीजिए। आइए आइए क्या बंगाली माइनॉरिटीज बन जाएंगे पश्चिम बंगाल में? सर इस पर आइए। नहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री आते हैं। आपने सवाल किया कि बंगाली माइनॉरिटी में हो जाएंगे। हाँ, जिस तरह से बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से आप वोटरों के नाम जुड़वा करके, जिस तरह से आपने बिहार में किया, आपने हरियाणा से ट्रेन छोड़ी, गुजरात से ट्रेन छोड़ी, वही काम आप बंगाल में करने जा रहे हैं और बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही तो बात है। आपने चुन कर बंगालियों के वोट काटे हैं पश्चिम बंगाल में। बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली है, सुन लीजिए। चाहे वो राजस्थान से आके सेटल है, चाहे वो गुजरात से आके सेटल है, चाहे वो किसी और प्रांत से आके सेटल है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी और पश्चिम बंगाल में रहने वाला व्यक्ति बंगाली है। मगर ये बात उनको क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि वो खुद ऐसा नैरेटिव करते हैं। उनके जो नेता आ रहे हैं, चाहे वो बिहार से आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, आप देखिए इनके नेता शुभेंदु अधिकारी नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मगर अपने ही प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री को सुबह से लेकर शाम तक गालियां देते रहते हैं। यह है इनका महिला के प्रति प्रेम भाव, ये बात है। राकेश पांडे जी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, सुनिए राधिका कुछ कह रही हैं स्वयं जी। नहीं, राधिका जी कहेगी, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए।
मुझे समय आपने दिया, फिर दोबारा देंगे कि नहीं? अरे फिर देंगे सर, फिर देंगे स्वयं जी, फिर देंगे, सबको करीब करीब समय मिलेगा, तनाव मत लीजिए। नहीं, बोलिए आप राधिका। थोड़ा सा मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा 10 सेकंड और बात है। लीजिए। देखिए राधिका जी अभी तक प्रवक्ता है, पहले कांग्रेस की थी, अच्छा बोलती है, मैं उनका सम्मान करता हूं महिला के दृष्टिकोण से। कभी मुख्यमंत्री बने किसी प्रदेश के अंदर में, किसी प्रदेश में मंत्री बने, मैं चाहूंगा ये काम होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए कि मगर ये मैं बोल दूं? पार्टी वाले, ठीक है, हो गया स्वयं जी, हो गया। बोलिए राधिका, बोलिए। आपको भी पता है इनके नेताओं ने जिस तरह से आपने कितनी टिकट दिया पश्चिम बंगाल में महिलाओं? ठीक है सर, रुक जाइए, मैं पूछना चाहूंगा। रुकिए, अभी होगा राधिका रिप्लाई। चलिए आखिरी इनके पॉइंट से शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा राधिका पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में है। जैसे ममता बनर्जी भी पहले कांग्रेस में थी, अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और अब वो कांग्रेस में लड़ रही है। अरे बोलिए मत ना बीच में, बोलिए मत, बिल्कुल बोलिए मत, बीच में मत बोलिए। स्वयं पुरोहित जी महिला सम्मान करते हैं तो मेरे बीच में मत बोलिए, महिला को बोलने दीजिए, महिला को बोलने दीजिए, महिला को बोलने दीजिए। स्वयं पुरोहित जी स्वयं के ऊपर ये लागू करिए कि महिला का सम्मान करिए, स्वयं जी स्वयं पे लागू करिए। चलिए आप बोल ले तो मैं बोलती हूँ। राकेश जी प्लीज इनको बंद करिए। स्वयं जी हो गया सर। अभी आप एक छोटी सी बात राधिका ने कही, वो फैक्ट पर है कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थी, अलग पार्टी बना ली, तो सर फैक्ट ही है। अब एक बार बोलने दीजिए सर, अभी महिला सम्मान क्या बात कर रहे थे। स्वयं भाई रुक जाइए, बोलिए राधिका। देखिए बिना गैस के कैसे पॉपकॉर्न बनता है आज आपकी टीवी पे देखने को मिल गया। खैर आप फिर बिना बीच में बोलेंगे। ये सब स्वयं जी स्वयं पे काबू रखिए और महिला को बोलने दीजिए। दूसरी बात इन्होंने कही, प्लीज स्वयं जी सर काउंट, मैं फिर कहता हूं जिसकी बारी वही ज्यादा बोलेगा। किसी को काउंटर करना है तो 1-2 लाइन बोलकर शांत हो जाए। स्वयं जी नहीं अच्छा लगता है सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट। देखिए एक महिला पैनलिस्ट के ऊपर बैठ के निजी टिप्पणी करी तो बड़े ठहाके ले रहे थे, उसने वापस इन्हीं को आईना दिखा दिया तो तकलीफ हो गई। खैर बेटी हूं भारत की, नरेंद्र मोदी जी के शासित भारत की, डरूंगी नहीं आपसे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो बंगाल में रह रहे हैं वो बंगाली हैं, वो वेस्ट बंगाल के लोग हैं। जो भारत में और वेस्ट बंगाल में रह रहे, इनको प्लीज म्यूट कराइए, फिर मेरी आवाज भी नहीं जाएगी क्योंकि राधिका आपकी आवाज जा रही है, बोलिए आप जी। जो बांग्लादेशी घुसपैठी जिनको इन्होंने आई कार्ड बनाने के साथ मिलकर अपनी कांग्रेस की यूपीए के साथ लेकर मिलकर, याद है ना, यही कांग्रेस से आई भी अपनी पार्टी बनाई हुई ममता बनर्जी जी ने जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तब खूब चिल्लाया था कि मेरे बंगाल में घुसपैठियां हैं। वो घुसपैठियां जिनको इन्होंने वहां का नागरिक बनाने का काम किया, उनका राशन कार्ड बनाया, उनका बाकी लोकल प्रूफ बनाए ताकि उनको साबित कर सके कि वो भारत के लोग हैं। आज जब वो सामने आ रहा है कि उनके फर्जी दस्तावेज थे तब इनको तकलीफ हो रही है। तीसरी बात, ये लगातार बात कर रहे हैं महिला, बेटी। इतनी बेटी की चिंता है तो आरजेकर में जो रेप केस हुआ उसमें किस तरीके से आपकी सरकार संलिप्त थी। आपकी सरकार को बचाने वाली वही मेनका गुरुस्वामी जिसने उसी पुलिस कमिश्नर को, जिसका आपने खुद जब ईडी आई थी उसको अरेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सारे गलत काम करने के लिए इस्तेमाल किया, अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए। जब आप आरजीकर केस में फेल हुए, आपने रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस महिला को राज्यसभा भेजा। ये नहीं होता महिला सशक्तिकरण। और भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दी? उस माँ को जिसने अपनी बेटी खोई उस शासन की वजह से, वही ममता बनर्जी की वजह से। तो ये तक कहती है कि अगर लड़की का रेप हुआ है तो उसके कैरेक्टर में कोई कमी होगी। गिनवानी शुरू करते हो ना महिला के खिलाफ जो हालात हुए हैं। इमरान सोलंकी को भी लेकर इमरान सोलंकी आता हूं। कैसे आप खड़ा करेंगे मुस्लिम लीडरशिप? ये तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा हितैषी तो हम ही है। सतीश सर थोड़ी देर पहले आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी से पैकेट पहुंचता है। मैं आपकी बात जवाब देने पहले एक बात बोलना चाहता हूं। बड़ा देख के आश्चर्य हो रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है। एक मणिपुर में कुछ नहीं बोलते, वो इल्जाम लगाता है आरजीएल के ऊपर। आप भी मणिपुर की बात करिए, आरजीएल की बात करिए। अच्छा बिल्किस बानो किसकी बेटी थी? वो देश की बेटी नहीं थी, आप लोगों ने छोड़ दिया उनको। अब मुस्लिम शासन की बात करें, मुस्लिम समाज की बात है, पैकेट से किसको आ रहा पैकेट? ममता बनर्जी अगर लड़ती है आसाम में इलेक्शन, 22 सीटें लड़ी, 9 तारीख को इलेक्शन हुआ, किसने पैकेट भेजा? अरे सर मैडम मुझे बताइए कहाँ पैकेट है? मेरे पास पैसे नहीं सर, बताइए कहाँ पैकेट है, मैं देता हूँ आपको, थोड़ा मैं भी लेता हूँ। मजाक करते हैं पैसे की बात। ये इलेक्शन लड़ने के लिए एक मुद्दा है, ये डमरू झुंझुना बजा रहे हैं लोग। कुछ हाथ में के है नहीं, झोली में कुछ है नहीं सर।
ना मुर्शिदाबाद में मालदा में इन लोगों ने बच्चों को स्कूल किया, ना हॉस्पिटल बनाया, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। बस एक ही बात है, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम। सर काम एक हॉस्पिटल नहीं है मुर्शिदाबाद में बड़ा, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, एक स्कूल नहीं है अच्छा। आप बात कर रहे हैं, कोई काम आप लोग करते नहीं है, बस दमरू बीजेपी बीजेपी बी टीम। अरे सर आप गोवा किसके इलेक्शन लड़ने गए? आप क्यों लड़े आसाम में इलेक्शन 22 सीटें? आपके एमपी बोले यूसुफ पठान ने 22 सीट हम जीतेंगे। जहां अजमल साहब लड़ रहे हैं वहां असद साहब ने आकर सपोर्ट किया उनको, और आप उनके खिलाफ कैंडिडेट देते हैं, और आप बोल रहे हैं बीजेपी की टीम हमें। बेफिक्र है सर, जिस तरीके से कुछ दिन पीछे आ रहा हूं, बिहार को याद करिए सर, याद है तेजस्वी यादव याद है सर आपको? चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट होता था सबको, वही तेजस्वी यादव जगह हमारी पार्टी में अफ्तार कर रहे थे पार्टी ऑफिस में। किसने साथ दिया आप लोगों का? आज आपके 2 कांग्रेस के एमएलए भाग गए, आपके एक आरजेडी एमएलए भाग गए। खाली ये बाजे से बजाना बंद करिए और बात करिए जनता के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए बात करिए। हमारे जो लोग सर में अड्डा बन गया मुर्शिदाबाद। तो इमरान भाई आप भी बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं ना, हर रैली में जाकर कहने की क्या जरूरत है कि नहीं नहीं ये मुस्लिम लीडरशिप खड़ा करेंगे, बिना मुस्लिम लीडरशिप के मुस्लिमों का भला नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, आप बताइए, आजादी को 80 साल होने वाले हमारे, मुसलमानों ने किनको वोट दिया सर? यही आरजेडी को, यही टीएमसी को, ये बीजेपी, ये आपके कांग्रेस को। लेकिन इन्होंने कुछ किया? आज सर कितनी हमारी दास्तानें है सर। हाँ। रंगनाथन मिश्रा कमेटी है, ठीक है, कितनी दास्तानें। ठीक है, इस दास्तान का एक जवाब चंद्रमोहन जी से। चंद्रमोहन जी, इनके हिसाब से तो सबसे ज्यादा दगा आप ही लोगों ने दिया। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, खैर चलते हैं। आज तो राकेश जी आप ही की डिबेट के ऊपर आप ही पे इल्जाम लग गए, क्योंकि एक पत्रकार जब पहले बात करने लगा तो आप ही की एक पार्टी ने उस पत्रकार पे इल्जाम लगा दिया कि उसको पैसे आते हैं, और जो चीख चीख के विपक्ष कहता रहा कि अगर आप विपक्ष बोले उसको राकेश पांडे बोलने नहीं देता है, तो आगे से समझा दीजिए करें कि ऐसे मत करा करें कि चीटें इन पे भी पड़ जाती है। अभी वो कह रही थी कि भारत बेटी डेवलपमेंट की बात नहीं है इनके पास, स्कूल की बात नहीं है, माइग्रेंट वर्कर की बात नहीं करेंगे, हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, यही सब बात इनके पास है। ठीक है इमरान भाई, सबसे आखिर में गया महादेव, सबसे आखिर में गया चंद्रमोहन जी को बोल लेने दीजिए। कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा हूं मैं। बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए आप बोलिए। अच्छा, अब विषय क्या आता है? जो सरकार आज वहां पर कार्यरत है, उसके बगल में तो गुजरात भी पड़ता है, उसके बगल में बिहार भी पड़ता है, जो 35 साल की सरकार होने के बाद जहां पर एक विश्वविद्यालय ऐसा नहीं बढ़ा गुजरात में और बिहार में जो विश्व प्रसिद्ध हो जाए, तो गुजरात बंगाल में कहां से बनेगा? क्योंकि नूरा कुश्ती का खेल जब इलेक्शन की डेट पे आ जाए और देश के प्रधानमंत्री ये कहे कि 5 तारीख के बाद बदल जाएगा और घुसपैठे भी बहाल चले जाएंगे और विद्यालय भी बन जाएगा, तो जुमला जब गृह मंत्री भी देते हो, प्रधानमंत्री भी देते हो, तो अगर एक मुख्यमंत्री बंगाल की भी देते आ रही है तो उसमें गुरेज किस बात का है? क्योंकि सहूलियत के हिसाब से एन फैक्टर को इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। आपने नहीं अगर किया। वो मुद्दों के ऊपर बात करके वोट ले आपने नहीं किया पांडे जी, तो राधिका खेड़ा जी को बहुत आपने मेहनत नहीं करनी किया पड़ेगी। फैक्टर का इस्तेमाल। इमरान सोलंकी यही तो कह रहे हैं, मेहनत करके आएंगी तभी तो मुद्दे गिनवाएंगी। ये खाली मुसलमानों का वोट ले काम नहीं हम तो कह ही रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ओबीसी का 15 मिनट के बयान के ऊपर 2014 में वोट किसने मांगा था? भारतीय जनता पार्टी ने। और उस 15 मिनट के बयान के ऊपर राजनीति किसने करी थी? सरकार ने। और कौन कौन नेता उसके ऊपर ज्यादा बोले थे? तो फिर ये पार्टी जो आज कह रही है इस पे ब्लेम लगते हैं, इसने इसका विरोध क्यों नहीं करा? सलमान खुर्शीद साहब को देश के अंदर अगर एक पार्टी के अंदर एक नेता भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए एक वर्ग की राजनीति करते पनप रहा है, तो सर चंद्रमोहन जी ये वाला ज्ञान मत दीजिए भाई, और इसलिए ये वाला ज्ञान मत दीजिए कि आपकी पार्टी के नेताओं ने शिवराज सिंह, इनकी पार्टी के नेता कहते हैं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, तो ठीक है। अब यहां पर आकर ज्ञान की बीजेपी सिर्फ एक वर्ग की बातचीत कर रही है। राकेश जी, कांग्रेस का तो दर्द ये है कि उन्होंने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐसा हिस्टोरिकली अपनी तरफ मान करके ऐतिहासिक रूप से जिनको नर्स किया, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इनसे छिटक करके अब बिल्कुल अलग सुर में बात कर रही है। तो इनको तो दिक्कत है कि वोटों का बंटवारा हो चुका है। हमारा दर्द ये है कि आपके आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग थे उसका हर दूसरा सदस्य कांग्रेसी था, भले आज आप कांग्रेसी ना हो। चंद्रमोहन जी, तो ये प्रश्न तो कांग्रेस पार्टी को स्वयं से पूछना चाहिए। देखा जिसको दामदार नरेंद्र मोदी। चंद्रमोहन जी आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रही थी। बहुत ध्यान से आपकी बात, डट के मुकाबला कर रहे हैं। मैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रही हूं। मेरी बात भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ये राधिका नहीं शुभ रास्ता बोल रही है।
आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं भाई। आवाज उठाएंगे शुभरास्ता जहां तक मेरी जानकारी है कभी कांग्रेस में नहीं रही है, तो रुक जाइए, ये राधिका नहीं शुभरास्ता है, रुक जाइए, बोलिए शुभरास्ता। ना मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मेरी एक ही राजनीति मैं हमेशा कहती हूँ कि वो है एंटी कांग्रेस, एंटी वाड्रा गांधी कांग्रेस की राजनीति है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ तो मैं मुख नहीं कर। मैं दूसरी बात कह रही हूँ चंद्रमोहन जी, आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया, रुक जाइए प्लीज, आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया कि भाई बिहार में भी तो विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी नहीं है, गुजरात में भी तो नहीं है, सही बात है। तो जब बिहार के चुनाव आए, एक बिहारी होने के नाते मैंने प्रश्न उठाया, गुजराती में नहीं हूं इसलिए मैंने वो प्रश्न नहीं उठाया। आपने कहा कि ये लोग मणिपुर मामले पे चुप क्यों थे, कोई चुप नहीं था, मुझे नहीं लगता यहाँ मैं चुप थी या सतीश जी चुप थे, कोई चुप नहीं था, नहीं। लेकिन जब आज जवाबदेही ममता बनर्जी से की जा रही है, उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप ये कह के नहीं हट सकते कि आप इनसे प्रश्न मत पूछे क्योंकि कल प्रश्न नहीं पूछा था। आपका होमवर्क कम है, प्रश्न तब भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है, और ये प्रश्न पूछा जाएगा कि एक महिला लीडर, ठीक है, एक बाबरी का सवाल जरूर रह गया स्वयं जी, लेकिन आप सबको रोकना पड़ेगा, एक बड़ी खबर आ रही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा